हेलो दोस्तों, यदि आपको बार बार नाक बहने की या छींकाने की प्रॉब्लम है और आपको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है, बिना एलर्जी की वजह से नाक बहने की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स और प्रिकॉशंस हैं जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को फॉलो करने चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ वेल कर। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस से बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एलर्जी या एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है, किसी इरिटेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे एलर्जिन नहीं, इरिटेंट होता है। ज़्यादातर इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इरिटेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग के केस में कुछ पर्सनल ट्रिगर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्मोक है, परफ्यूम है, अगर इंसेंस या धूप बत्ती अगरबत्ती का जो स्मेल है, एयर पोल्यूशन है, क्लीनिंग करने वाला स्प्रे है, वेदर चेंजेस की वजह से या तीखा खाने की वजह से ज़्यादातर अक्सर ये ट्रिगर होती है। इस तरह के पेशेंट्स में यदि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि क्या ट्रिगर है, तो उसको ट्रीट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा आप सलाइन नेजल रिंस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नाक के अंदर म्यूकस और सिक्रेशन को वाइप आउट करने में मदद करते हैं। सलाइन इंटीग्रेशन करने से आपकी नाक की कंजेशन कम हो जाती है, पोस्ट नेजल ड्रिप का प्रॉब्लम कम हो जाता है और इसमें कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो इसको आप रेगुलरली कर सकते हैं। घर की हवा को आप क्लीन रखेंगे तो आपको इरिटेंट होने का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा आप घर में ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। घर का वातावरण बहुत ज़्यादा ड्राई है और ह्यूमिडिटी अगर 40% से कम है, तो वैसे केस में कई बार लोगों को इरिटेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो फंगस ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 40 to 60% आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेंगे तो इसमें फ़ायदा आपको होगा। जो लोग को स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो रही है, उनको स्मोकिंग पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा और परिवार में किसी को स्मोकिंग अलाउ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी अगर स्मोकिंग करे तो उससे भी आपको इरिटेशन हो सकती है, उससे भी आपका कंजेशन और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो खुद भी आपको स्मोक नहीं करना है और दूसरों को भी करने नहीं देना है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स, इंसेंटेंट या सेंट वाले कैंडल्स और हार्श केमिकल क्लीनर्स का प्रयोग नहीं करना है। इनके अंदर मौजूद स्ट्रॉन्ग केमिकल से भी कई लोग को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग को गुस्टैटरी राइनाइटिस होता है, यानी कि बहुत तीखा खाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा पानी आता है। यहाँ पे आपको मिर्च का या बहुत गर्म खाना नहीं खाना है, क्योंकि नर्व्स को एक्टिवेट करता है और उससे कई बार आपको नाक से पानी निकलता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, ये आपकी सिक्रीशंस को उतना थिक होने नहीं देता और सिक्रीशंस को क्लियर करना आसान हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा नेजल डिकंजेशन स्प्रे को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर स्प्रे को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो थोड़े टाइम तो ये रिलीफ देगा, लेकिन बाद में रिबाउंड राइनाइटिस हो जाती है, जिसको हमने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसको राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा बोलते हैं। ये भी कई बार प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा कई बार इस तरह के पेशेंट में लोग एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना एलर्जी की है और ना ही इन्फेक्शन की है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक यानी कीटाणुनाशक दवाइयाँ देने का कोई पर्पस नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में लोग मान के चलते हैं कि हर तरह का जो जुकाम है वो एलर्जी की वजह से होता है, पर यहाँ पे एलर्जी नहीं, दूसरे तरह की प्रॉब्लम होती है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है। इसके अलावा आपको एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करना है। कई लोग को एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है, इससे भी म्यूकस सिक्रीशन और खांसी बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करना है। धूल धुआं में अगर बाहर निकले या डस्टी एनवायरनमेंट में बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करना है, ये आपकी सिक्रीशंस को और फ्लेयरअप्स को काफ़ी लोगों में कम कर सकता है। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी रक्त नलियों के बैलेंस को इंप्रूव करता है, सिक्रीशंस को कम करता है और म्यूकस प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है। मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। मेंटल स्ट्रेस जिनको ज़्यादा हो उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो मानसिक तनाव को कम करना है। कुछ बीपी की दवाइयाँ, एस्प्रिन और प्रोलॉन्ग स्प्रे यूज़ या पेन किलर से लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका आपको प्रयोग नहीं करना है। सोते समय सर को थोड़ा एलिवेट करके और सर के नीचे 1-2 तकिया लगा कर सोएंगे तो पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि जो सिक्रीशंस है वो गले में नहीं जाएंगे, तो इससे कई लोग को फायदा होता है। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो और साथ में अगर ब्लीडिंग हो रही है, चेहरे में दर्द हो रहा है, एक साइड की नाक अगर ब्लॉक हो गई है, फीवर हो रही है, अगर श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, वजन कम हो रहा है, तो वैसे केस में आपको डॉक्टर को दिखाना है। ओवरऑल इसमें ज़्यादातर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस पर ही फोकस करना पड़ता है और इन्फेक्शन के लिए या एलर्जेंस को छोड़ के बाकी चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है। कुछ लोग को स्पेसिफिक वर्क एनवायरनमेंट जैसे सैलून है, फैक्ट्रीज है, हॉस्पिटल में, वहाँ पे काम करने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे इरिटेंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ता है। वर्क रिलेटेड भी कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग को मिक्स पिक्चर होता है, जहाँ एलर्जिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस दोनों एक साथ भी होते हैं, तो दोनों को साथ में ट्रीट करना पड़ता है। कई बार इस तरह के पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस की तरह ही सीजनल फ्लक्चुएशन भी हो सकते हैं, क्योंकि एलर्जी वाले पेशेंट में अक्सर सीजनल फ्लक्चुएशन होता है, पर इसमें भी कई बार गर्मी ठंडी के हिसाब से सीजनल फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तो अगर किसी को सीजनल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस हो, उसको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में भी अलग अलग सीजन में कम ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नाक से पानी आ रहा है और एलर्जी के सारे टेस्ट, यूस्नोफिल और आईजी एंटीबॉडीज़ के जो टेस्ट है वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, सारे एलर्जी के लिए जो आपने ट्रिगरिंग टेस्ट किए वो भी सब नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होने का चांस ज़्यादा है। सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो सडन टेम्परेचर चेंज को अवॉइड करें। जितना अगर आप हेवी एयर कंडीशन रूम से गर्मी में आएंगे और फिर वापस एसी में जाएंगे, सडन टेम्परेचर चेंज होगा, तो उससे कई लोग को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स का प्रयोग मत करें। घर में पेंट वगैरह भी अगर हो रहा हो तो वहाँ से भी दूर रहें, इससे भी कई बार स्ट्रॉन्ग स्मेल्स आती है, उससे भी कई लोग को एलर्जी ट्रिगर होती है। इसके अलावा बहुत तीखा और मसालेदार खाने से भी कई लोग को प्रॉब्लम होती है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स और प्रिकॉशंस है उन लोग के लिए जिनको बिना एलर्जी के जुकाम का या छिकाने का या एलर्जी अस्थमा का प्रॉब्लम है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।